नमस्कार दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी के बाद अब पढ़ रहे हैं पॉलिटी। तो बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एईडीओ का परीक्षा काफ़ी नज़दीक हो गया है। तो हम लोग पूरे सेक्शन को पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद हिस्ट्री को कवर करेंगे, ताकि जो हमारा जीएस का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए, जहाँ-जहाँ से सवाल पूछा जाता है बीपीएससी द्वारा। तो आज पढ़ेंगे हम लोग मूल अधिकार। पीछे हमने नागरिकता, उद्देशिका, प्रस्तावना, विशेषता, संघ राज्य क्षेत्र वही सब पढ़ लिया है। आज हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे। तो देखिए, संविधान के भाग 3 में ये ध्यान रखना है, यहीं से सवाल बनता है कि संविधान किस भाग में मूल अधिकार की विवेचना है। तो भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। पहला दूसरा सवाल बन गया यहीं से कि किस अनुच्छेद में है, कितना से कितना तक और किस भाग में, यहाँ मूल अधिकारों का उल्लेख है। अब आते हैं मूल अधिकार 12 क्या है। तो इसमें क्या है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की परिभाषा को बताता है। तो सवाल पूछेगा कि राज्य की परिभाषा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 12 हो जाएगा आपका उत्तर। यह परिभाषा केवल भाग 3 के प्रयोजन हेतु संदर्भित है। इस परिभाषा के अनुसार राज्य में निम्नलिखित निकाय शामिल है। यहाँ राज्य कहने का मतलब क्या क्या है, उसमें देखिए क्या क्या शामिल है। तो है भारत की सरकार एवं संसद, सभी राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी, ये आपके राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 13। इसमें न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। मतलब कि जो भी न्यायिक न्यायालय द्वारा अगर कोई विधि में कोई समस्या आ रही तो उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है, इसकी शक्ति न्यायपालिका को दिया गया है अनुच्छेद 13 में। सावधानी, संविधान पूर्व विधियां एवं संविधानेतर विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे मूल अधिकारों से असंगत है। अगर मान लीजिए कोई विधि बना है जो मूल अधिकारों से असंगत है, बेमेल है, वो मैच नहीं कर रहा है, तो उसको शून्य मान लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी विधि मूल अधिकार के बाहर या मूल अधिकार के हनन करने वाला नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 13 सब+2 में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत सभी अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, रूढ़ियां, प्रथाएं आदि शामिल है। ये अनुच्छेद 13 के 2 में शामिल है। अनुच्छेद 13(4) में कहा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगी। इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया, अतः संविधान संशोधन अधिनियम की विधि नहीं माना जाएगा। जैसे संविधान संशोधन होता है 368 के अंतर्गत, तो इसको क्या माना नहीं जाएगा, विधि नहीं माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। ये कब जोड़ा गया, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में। यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ कि संविधान में वर्णित मूल अधिकार। मूल अधिकार में 6 श्रेणियां हैं। 6 श्रेणियों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछता है। तो पहला है समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। संस्कृति और शिक्षा एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है आपका 29 से 30 के बीच में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके मूल अधिकार। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। अब आते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 के बीच देखेंगे क्या क्या है। तो अनुच्छेद 14 में विधि का शासन निहित है। विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ निहित है। यह संविधान के आधारभूत लक्षण है, यानी कि मूलभूत ढांचा भी है ये। अनुच्छेद 14 में ही नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत शामिल है। इसमें अनुच्छेद 14 में नेचुरल जस्टिस। अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, भारत के राज्य में जो भी रह रहा है प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें गैर नागरिक और विधिक व्यक्ति भी शामिल है, को विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध है। मतलब कि कोई भी है उसको विधि के समान समानता, समता के आधार पर देखा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आते हैं समता के अधिकार का अपवाद देखते हैं। समता के अधिकार का क्या क्या अपवाद है। तो विदेशी राजनयिक अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल,
अनुच्छेद 105 के तहत सांसद एवं अनुच्छेद 194 के तहत विधायक और अनुच्छेद 361 क के तहत प्रेस। ये सब क्या है, समता के अधिकार के अपवाद है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन समता के अधिकार के अपवाद में आते हैं। विदेशी राजनयिक, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल, 105 के तहत सांसद, अनुच्छेद 194 के तहत विधायक और अनुच्छेद 361 के तहत प्रेस। अब आते हैं अनुच्छेद 15। ये भी इम्पोर्टेंट है। यह अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके आधार पर किसी भी विभेद का प्रतिषेध करता है, मतलब कि इसके आधार पर अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो उसको निरस्त करता है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। यहाँ पर ये ध्यान शब्द देना है, ये विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है बल्कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यदि कोई विभेद इस अनुच्छेद में वर्णित अधिकारों से भिन्न किसी आधार पर किया गया हो तो वह असंवैधानिक नहीं होगा। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का भेद होता है इन 5 चीजों को छोड़कर तो उसको असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। जैसे इस सूची में जन्म स्थान का वर्णन है, किंतु यह विभेद यदि विभेद निवास स्थान के आधार पर हो तो यह अवैध नहीं है। मान लीजिए कि हमारा जन्म किसी खास गांव में हुआ, लेकिन हम वहां के निवासी नहीं है, कोई दूसरे जगह का निवासी आ जाता है तो उसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अगर उसी गांव का निवासी है तो कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जन्म स्थान के आधार पर नहीं। अब आता है अनुच्छेद 15+3 में, इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है अनुच्छेद 15(3) में। अनुच्छेद 15(4) के अधीन राज्य सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है एवं ऐसे विशेष प्रावधानों को अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये छोटी ये मतलब कि ये अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करने की भी व्यवस्था अनुच्छेद 15 में है, बच्चों के साथ साथ महिलाओं की भी। अगला है अनुच्छेद 16। इसमें देखते हैं यह अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में 5 खंड है। अनुच्छेद 16 में 5 खंड है, जिनमें से पहले 2 अर्थात 16(1) और 16(2) में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) में। जबकि अनुच्छेद 16(3), 16(4) और 16(5) में इसके साधारण अपवाद दिए गए हैं। क्या क्या अपवाद है? अनुच्छेद 16 का विस्तार सिर्फ उन पदों तक है जो राज्य के अधीन है। गैर सरकारी संस्थाओं या निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले पदों के संबंध में यह अधिकार लागू नहीं होता है। यानी कि निजी क्षेत्र कंपनी और गैर सरकारी संस्था हो गया, अगर उसमें आप लोग समानता की बात करेंगे तो उसमें नहीं है, केवल सरकारी में है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 16(4) और 16(4) ख के तहत राज्य द्वारा आरक्षण प्रदान करने की शक्तियों पर कुछ सीमाएं भी निर्धारित है। क्या क्या सीमाएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होगी? 50% होगी, मात्रात्मक सीमा है। क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा, गुणात्मक बहिष्कार है। पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आधार पर और समग्र प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता जो अनुच्छेद 335 के अनुपालन में हो, ये आपके सीमाएं हैं अनुच्छेद 16 और 16(4) और 16(4) ख में। अब आता है पिछड़े वर्गों की पहचान का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। जो पिछड़े वर्ग है, किसी कारणवश किसी काउंटिंग में छूट गए हो, उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है कि कौन कौन पिछड़े वर्ग में शामिल है। अब आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या क्या है? तो अनुच्छेद 17 द्वारा संविधान ने अभिव्यक्त रूप से अस्पृश्यता की अंत की घोषणा की है। ये काफी इंपोर्टेंट सवाल आता है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 देखते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत संविधान उपाधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य की उपाधियां प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है। ये मतलब कि राज्य को उपाधि प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है, उपाधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए। इसमें आगे देखते हैं कि यह प्रतिबंध केवल राज्य के विरुद्ध है। अन्य सार्वजनिक संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय आदि अपने नेताओं या गुणीजनों का सम्मान करने के लिए उन्हें उपाधियां या सम्मान दे सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा या अन्य सार्वजनिक संस्था दे सकता है, लेकिन राज्य को उपाधि प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 18 में। राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान देने से नहीं रोका गया है, मतलब कि विद्या संबंधी सम्मान दिया जा सकता है, सेना संबंधी जो सम्मान मिलता है, जैसे कोई पुरस्कार मिलता है, परमवीर चक्र
अशोक चक्र, महावीर चक्र, ये सब दिया जा सकता है। विद्या संबंधी सम्मान भी दिया जा सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 19 से 22, वो तो अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 19 से 22, इसमें क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। नागरिक को 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19(1) में प्रदत्त इन 6 स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19(2)(6) तक में युक्त निर्बंधन भी घोषित किए गए हैं। मतलब क्या क्या उसमें सीमा है उसको भी देखा गया है। इसमें आता है पहला कि प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई लोग इसमें देखते हैं फोन टैपिंग का विरुद्ध अधिकार तो लगा देते हैं अनुच्छेद 21। तो देखिए आगे क्या क्या आएगा। प्रेस की स्वतंत्रता आपका इसी में आता है अनुच्छेद 19 में। तो अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन के आधार क्या क्या है, तो राज्य की सुरक्षा है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। इस सब को ध्यान में रखते हुए आपको स्वतंत्रता दिया गया है। लोक व्यवस्था है, शिष्टाचार या सदाचार है, न्यायालय की अवमानना है, मानहानि है, अपराध उद्दीपन है और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता है। इस सब पे कोई मतलब सुरक्षा पर आंच नहीं आना चाहिए, इसके बाद ही आपकी स्वतंत्रता जारी रहेगी, अन्यथा इसकी सीमाएं हैं। अब देखते हैं न्यायिक निर्णयों के अनुसार सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) क में शामिल है। सूचना का अधिकार कहाँ शामिल है, तो अनुच्छेद 19 में तो शामिल है, लेकिन अनुच्छेद 19(1) के क में शामिल है। फिर भी स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये भी पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, 2005 में, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार देता है। अब आते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 20 में आता है कि आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अपराधों के लिए। अनुच्छेद 20(1) में है कि भूतलक्षी दांडिक विधियों के संरक्षण। अपराध का निर्धारण कृत्य के समय की विधि के अनुसार होगा। अपराध का निर्धारण जो होगा कृत्य के समय की विधि के अनुसार होगा, मतलब कि जो कृत्य किया गया है उस विधि के अनुसार ही उस समय जो लागू होगा वो उसको शामिल किया जाएगा, बाकी नहीं। बाकी अनुच्छेद 20(2) में एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कोई अपराध किया गया है, उसके लिए एक बार सजा दिया जा चुका है, तो फिर वही अपराध करने पर दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, 20(2) में है। और 20(1) में है कि जो मान लीजिए कोई कृत्य करते हैं उस समय कोई नियम बना नहीं है तो उसमें कोई सजा नहीं दिया जाएगा। अगर सजा नियम बना है और कोई गलती की जाती है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। अनुच्छेद 20(3) में क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को जैसे बोला जाता है कि अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए, तो उसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाए अनुच्छेद 20(3) में। अब आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उनके अनुसार ही इन्हें वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद में व्यक्ति शब्द का उल्लेख है, अतः यह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होता है। ये ध्यान रखना है कि ये भारतीय के साथ साथ कहाँ लागू होता है, विदेशियों पर भी लागू होता है। भारतीयों के साथ साथ विदेशियों पर लागू होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मूल संबंध ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। इसमें यह ध्यान रखना था कि अनुच्छेद 21 जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में यथोचित विधि प्रक्रिया शामिल है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जो है यथोचित यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का उदार निर्वचन करते हुए उनके अधिकारों का उन अनेक अधिकारों को शामिल किया जो निम्नमत है। क्या क्या अनुच्छेद 21 में शामिल है, आजीविका का अधिकार है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, निजता का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, नींद का अधिकार या सोने का अधिकार और भोजन का अधिकार। ये अनुच्छेद 21 में आता है।
अब आते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है, इसके तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है कि कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। दंडात्मक निरोध या गिरफ्तारी इसलिए की जाती है कि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का संदेह है या उस पर अपराध सिद्ध हो गया है, अतः उसे कारावास में रखे जाने की जरूरत है। निवारक निरोध इससे भिन्न है, प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसे कहते हैं, इससे भिन्न है। इसमें किसी व्यक्ति को इसलिए निरुद्ध किया जाता है कि वह अनुचित कृत्य न कर सके। इसका ये मतलब होता है कि निवारक निरोध इसलिए किया जाता है कि कोई भविष्य में कोई अनुचित कार्य न कर सके। जिस व्यक्ति के संबंध में यह संभावना होता है वह कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचा सकता है, उसे अपराध करने से पहले ही निरुद्ध कर लिया जाता है, मतलब कि डिटेन कर लिया जाता है। उसे निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है, वो जिसको पूर्व में या भविष्य में क्षति करने के संदेह पर उसे डिटेन कर लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो क्या होता है, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 मास तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, केवल 3 माह तक रख सकता है। अगर आगे बढ़ाना हो तो क्या होगा, यदि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक के लिए निरुद्ध करना चाहती है तो उसे सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। 3 महीने का एक तिथि है डिटेन करने का, अगर उससे ज्यादा करना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। यह सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालय के वर्तमान या भूतपूर्व न्यायाधीशों अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से मिलकर बना रहेगा। मतलब कि ये जो सलाहकार बोर्ड है उच्च न्यायालय या वर्तमान भूतपूर्व न्यायाधीशों के या न्यायाधीश की अर्हता रखने वाले व्यक्ति से मिलकर बना रहता है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। मतलब कि जिसको डिटेन किया गया है उसको आदेश के लिए आवेदन करने के लिए या गुहार लगाने के लिए अति शीघ्र मतलब अवसर दिया जाना चाहिए। अब आता है, संसद को यह शक्ति है कि वह विहित करे कि निवारक निरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी। संसद को और वह शक्ति है। अनुच्छेद 22 का प्रयोग करते हुए संसद ने निवारक निरोध के संबंधित कई कानून बनाए हैं। उदाहरण के लिए मीसा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, तो ये सब कानून है अनुच्छेद 22 के तहत। अब आता है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है। जो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम है उसको निषेध कौन करता है, अनुच्छेद 23। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध है। ये नागरिकों को भी उपलब्ध है और गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यानी विदेशियों को भी। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। मानव दुर्व्यापार शब्द का क्या क्या अर्थ हो सकता है, क्या क्या शामिल है। इसमें मनुष्यों का क्रय विक्रय करना, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, और दास प्रथा का कोई रूप, ये आता है आपके मानव दुर्व्यापार में। इस तरह के कृत्यों को दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया है, ये ध्यान रखना है। अब आता है अनुच्छेद 24। इसके तहत कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है। कारखानों में जो 14 वर्ष से कम बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र को, उनको अभियोजन नियोजन में रखना प्रतिबंध है। अब आता है अनुच्छेद आगे, इसमें है कि 14 वर्ष से, वही जो बताया हमने, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट नियोजन में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आता है अनुच्छेद 25 से 28, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। राज्य को इस बात की अनुमति है कि वह आर्थिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक व अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करे। अब आता है अनुच्छेद 26। इसमें धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। धार्मिक कार्य के लिए प्रबंधन किया जा सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। हालांकि लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 27 है कि इसके अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसे करों या संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
मतलब जो करों के समुदाय से संबंधित है उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिसके आगम प्रोसीड्स किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए भी निर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। अनुच्छेद 27 कर लगाने का निषेध करता है। जो टैक्स लगाना है धर्म के साथ उसको निषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं। टैक्स नहीं लगाया जा सकता लेकिन शुल्क लगाया जा सकता है। अब आता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 यह कहता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कि जहाँ धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है उसमें किसी व्यक्ति को भागीदारी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कि जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए सहमति न दे दी हो। किसी को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। पूर्णतः राज्य वित्त पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई संस्था राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है तो उसमें कोई भी किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अब आता है अनुच्छेद 29-30 यानी कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं अनुच्छेद 29 के तहत। राज्य द्वारा पोषित किसी राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना है, 4 चीजें धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा, इसके आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग शब्द का एक सापेक्ष शब्द है और उन भाषाई या धार्मिक समूहों को निर्देशित करता है जिनकी संख्या राज्य की कुल जनसंख्या के आधे से कम है। अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब ये होता है जिसकी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के आधे से भी कम है। अब आते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धर्म या रक्षा पर, धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। मतलब कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपने रुचि के अनुसार शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन कर सकते हैं। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्था को किसी संपत्ति की अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निबंधित या निराकृत नहीं होंगे। राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में विभेद नहीं करेगा। मतलब कि राज्य द्वारा जो अल्पसंख्यक वर्गों को सहायता दिया जाता है उनके शिक्षण संस्थाओं को, उसमें विभेद नहीं किया जा सकता है। और अगला है मूलाधिकार का अंतिम, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संविधान ने मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी है। रीट जारी करने की शक्ति किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, जिला न्यायालय या कोई भी अन्य न्यायालय नहीं है। क्रमशः अनुच्छेद 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को है और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति है। ये रीट कौन कौन है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा है। ये 5 प्रकार के रीट होते हैं। ये काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक प्रत्याभूत उपचार प्रदान करता है। उपचार का अधिकार भी एक मूल अधिकार है क्योंकि यह भाग 3 में सम्मिलित है। सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक या प्रतिभूति दाता बनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को तकनीकी आधार पर स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 द्वारा दी गई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अतः इसे संविधान संशोधन द्वारा भी
नष्ट नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन है उसके द्वारा भी अनुच्छेद 32 को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये मूल ढांचे का हिस्सा है। अनुच्छेद 32(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी अन्य न्यायालय को भी इन रीटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन अभी तक किसी को है नहीं, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़ करके। हालांकि संसद ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। ये अनुच्छेद 32 था। तो इस प्रकार हम लोग मूल अधिकार सब पढ़ लिए। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे रीट अधिकारिता क्या क्या है इसमें, और उसके बाद की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।